हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इफ अ लाइट रे goes from one medium to another medium and deviates from its path towards the normal or away from the normal, this phenomena is known as the refraction. तो रिफ्रैक्शन को डिटेल में जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले चीज रिफ्रैक्शन लाइट का ही होता है, ठीक है। तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉल सेंसेशन ऑफ साइट। एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं, वो क्या होती है? लाइट होती है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर as well as पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों अभी हम डिटेल में 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लाइट वेव की तरह भी ट्रेवल करती है और पार्टिकल की तरह भी ट्रेवल करती है। सोलर पैनल के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। सोलर पैनल्स पर जब एक फोटोन फॉल होता है तो वहां से एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो ये प्रोसेस जब डीपली आइडेंटिफाई किया गया, स्टडी किया गया, तो इसमें ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं किससे? सोलर पैनल्स के अंदर पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। वो सब 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा कि जो ना तो कंडक्टर होते हैं ना ही इंसुलेटर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो उन्हीं से मिलकर के बनी होती है सोलर पैनल। जब उसके ऊपर फोटोन फॉल होते हैं तो उसके एक लेयर से निकल करके इलेक्ट्रॉन दूसरी लेयर तक जाता है, करंट फ्लो होता है और वो हमारे पास तक मिल जाता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा रूल है कि एक फोटोन केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है। ये कैसे पता चला? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है जो फोटोन है उसकी एनर्जी, ठीक है, और इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से, जैसे कि मॉर्निंग टाइम में जो सोलर पैनल है वो लाइट जो करंट है वो कम प्रोड्यूस करता है, और नून टाइम में या समर टाइम में वो करंट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट होंगे। तो ये जो नेचर है लाइट का, ये शो करता है पार्टिकल नेचर। अब आते हैं वेव नेचर कि जितने भी फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, सब 12th क्लास में छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, बल्ब रख दिया हमने यहाँ पे, इसके चारों तरफ जो लाइट इंटेंसिटी जनरेट होगी वो सर्कल्स में जनरेट होगी। कॉन्सेंट मतलब सेंटर ये है, इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में वेव फ्रंट जनरेट होते हैं। इनको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये जो नेचर हुआ लाइट का, इसको हम बोलते हैं वेव नेचर, ठीक है। तो ये भी डिटेल में 12th क्लास में पढ़ा जाएगा, केवल छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इतना याद रहे कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्शन है इट इज ड्यू टू वेव नेचर, ठीक। तो लाइट के बारे में पता चला। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। स्पीड ऑफ लाइट किस में? या तो एयर में या वैक्यूम में, दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। इस वजह से हम सिंपल सिंपल लिख देते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, एयर या वैक्यूम में। वहीं अगर इसको वाटर में लेते हैं तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। When light goes from air to water, then the speed will become 2.25 into 10⁸ meter per second. When light travels in glass, then speed will become 2 into
10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इन स्पीड चेंजेस का क्या इफेक्ट पड़ता है रिफ्रैक्शन पे, वो भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन ही है। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, व्हेन अ लाइट मूव्स फ्रॉम one medium to another medium and bend away from the normal or towards the normal, then this process is known as the refraction. रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। ये इंटरफेस था, इंटरफेस ऑफ मीडियम। इंटरफेस ऑफ मीडियम का मतलब हो जाएगा कि वो लाइन जहां से दूसरा मीडियम स्टार्ट हो जाता है, या वो लाइन जो दो मीडियम को सेपरेटली डिफाइन करती है कि इससे नीचे जाने पर डेंसर मीडियम आ जाएगा, इससे ऊपर जाने पर रेयर मीडियम आ जाएगा। लाइट जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर, तो सबसे पहली चीज लाइट इंसिडेंट करेगी। ठीक है, द लाइट विच अप्रोचेस टुवर्ड्स द ग्लास या टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग मीडियम, दैट इज नोन एज द इंसिडेंट लाइट रे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। लिख नहीं रहा हूं, नोट कर लेना इसको कि दिस इज नोन एज द इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रे को सीधे जाना था, ठीक है, लेकिन ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, अगर ये एयर था, ये ग्लास था, तो ग्लास में जाने पर इसकी स्पीड क्या हो गई, 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसी चेंज इन स्पीड की वजह से जो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अभी इसके दो रूल हैं, ये हो जाएगा एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो यहां पर टू रूल्स हैं, या तो रेयर से डेंसर में जाएगी, ठीक है, या फिर डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। तो इफ अ लाइट रे मूव्स from rarer to denser medium, then it bends towards the normal. And if a light ray goes from denser to rarer medium, means अगर उल्टा कर दे, denser से rare में आएगी, डायग्राम अभी आगे बना रहा हूं, तो अगर denser से rare में जाएगी तो ये away from the normal हो जाएगी। तो अभी दोनों डायग्राम में बनाऊंगा, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं पहले इसको, तो समझ में आ गया होगा। when a light ray goes from rarer to denser medium, ठीक है, then the light ray bend towards the normal. So this process, this bending of light, when it is traversing from one medium to another medium, then the bending of light is known as the refraction. And this bending of light occurs due to change in speed of light when it goes into another medium. अब मैंने एक चीज वर्ड बोला यहाँ, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो रिफ्रैक्टिंग मीडियम भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, एक हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब अगर कोई एक मीडियम पूरी की पूरी लाइट एनर्जी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दे, जैसा कि ग्लास पेन्स होते हैं विंडो के अंदर, तो वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी लाइट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। लाइक अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब आती है, पेपर वेट भी उसको बोला जाता है, तो वो क्या होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है कि ये कुछ एनर्जी तो रिफ्रैक्ट कर देते हैं और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम किसी कार में विंडशील्ड पर ब्लैक कलर की फिल्म लगवा लेते हैं, तो जब बाहर से कोई पर्सन देख रहा होता है तो उसे अंदर की प्रॉपर चीजें नहीं दिखती हैं, उसकी इमेज भी बन रही होती है विंडो पैन पर, और अंदर की चीजें कुछ कुछ दिख रही होती है, तो वो उस टाइम पर ट्रांसल्यूसेंट का वर्क कर रही है। या फिर अगर यहाँ पर कोई एक विंडो लगी हुई है, इस विंडो के इधर लाइट कम है, इधर लाइट ज्यादा है, ठीक है, इधर लाइट कम है और इधर लाइट ज्यादा है, और पर्सन ज्यादा लाइट की तरफ खड़ा है, तो उसे कम लाइट वाली साइड की चीजें कम दिखाई देंगी। तो आई थिंक
ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक चीज और आती है जो टर्म आगे यूज होगी, ओपेक। ओपेक मींस होता है इफ एनी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट ऑल द लाइट एनर्जी, मींस अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी लाइट एनर्जी को रोक लेता है, आगे नहीं जाने देता है, दैट इज नोन एज द ओपेक ऑब्जेक्ट। मान लिया ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल पर अगर कोई एक टॉर्च से लाइट डाले तो क्या होगा कि इस वॉल के उस तरफ लाइट नहीं जाएगी, इसमें जो वॉल है वो क्या है, ओपेक का काम करेगी यहाँ, ठीक है। तो जिन भी ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो रिफ्रैक्शन में इतना सब कुछ क्लियर हुआ, तो आगे अब हम एक रूल और पढ़ने वाले। पहला वाला था हमारा कि इफ द लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या अब इसको हम पलट दें, ये बन जाएगा डेंसर मीडियम और ये बन जाएगा रेयर मीडियम, ठीक है। तो रेयर मीडियम का मतलब, अब एक चीज यहां ये भी आती है कि रेयर और डेंसर का मतलब क्या होता है। डेंसर का मतलब होगा जैसे कि वाटर और ग्लास, तीन है हमारे पास, वाटर, ग्लास और एयर। अगर हम वाटर और ग्लास ले रहे हैं तो वाटर ग्लास से हल्का है ना, ठीक है, तो इसलिए वाटर रेयर का काम करेगा, ग्लास डेंसर का काम करेगा। जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी एक चीज होती है, एक टर्म होती है जैसे कि डेंसिटी, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है, ऐसे जिस ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट में जब लाइट ट्रेवल करके जाएगी तो बेंडिंग भी उतना ही ज्यादा आएगा। अगर यहाँ वाटर था तो वाटर के केस में मान लिया ये रेयर था, ये डेंसर था, अभी पहले वाला केस ही लेकर के चलता है कि ये रेयर था, ये डेंसर था, तो कंडीशन ये आ गई थी। अगर ये वाटर के केस में आ रही है तो ग्लास के केस में कहीं यहां आएगी, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस आ जाएगा, किसके केस में, ग्लास के केस में, ठीक है। अगर पहले वाटर था, वाटर के केस में ये वाली लाइन आएगी, ग्लास के केस में ये वाली लाइन आएगी। जितना ज्यादा डेंस मीडियम होता जाएगा डेविएशन उतना ज्यादा आता चला जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अब रेयर अर्थ से डेंसर की, हो गई, डेंसर से रेयर की बात करते हैं कि अगर ये डेंसर है, मान ले ग्लास स्लैब यहाँ था और ये एयर है, तो जब लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी तो वो यहाँ इस लाइन पर ना जाकर के वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। मींस इस केस में, पहले वाले केस में जो एंगल आई था, ठीक है, जो एंगल आई था वो किससे बड़ा था, वो आर से बड़ा था, ठीक है। इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। पहले वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा था, किससे, रिफ्रैक्शन से, लेकिन लाइट रे अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो यहां पर रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एंगल आर है, ठीक है। तो ये दोनों केस याद होने चाहिए कि लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाती है और जब डेंसर से रेयर में जाती है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये टर्म आती कहां से है, कैसे पता करेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा रेयर है और कौन ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा डेंसर है। तो इसी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल दिया जाता है और इसी से पता चलता है कि कौन लाइट कितना बेंड करेगी और किस मीडियम में करेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से नोटेट करते हैं, किसी किसी बुक में इसको म्यू से भी नोटेट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम टिपिकल नोटेशन नहीं ले रहे हैं, अभी हम केवल n ले रहे हैं, n इज इक्वल्स टू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइक एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर हम सपोज कर लें कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हम c से नोटेट करते हैं, तो c अपॉन v आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला।
where c is the speed of light in air and v is the speed of light in medium। तो ये आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मान लिया मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एयर में कितनी है स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, वाटर में कितनी है 2.25 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितनी है, ये हो जाएगा 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम इन तीनों में से किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, क्यों एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 क्यों होता है, n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट में एयर ले लिया, मीडियम भी हमारा एयर ही है, तो कितना हो जाएगा 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ गया 1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, कई बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रखा है, व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव एनी यूनिट। तो क्यों नहीं होती है, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज। अगर कोई भी क्वांटिटी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है तो उसे हम उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। जैसे कि मीटर पर सेकंड ऊपर था, मीटर पर सेकंड नीचे था, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू 1। बात करते हैं वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये तो था Na, NW का मतलब हो जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड कितनी है वाटर में 2.25 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा NW is equals to 1.33। ये हो गया वाटर का। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लास की। Ng 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन कितना आ जाएगा 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो कितना आ जाएगा यहां से 1. ये क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.5 आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया एयर रेयर मीडियम का काम करेगी क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर उससे डेंसर हो जाएगा 1.33 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1.5। तो इन सब में सबसे ज्यादा डेंसर कौन हुआ, ग्लास हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से हम जो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें उतना ज्यादा लाइट रे बेंड करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें लाइट रे उतना ही कम बेंड करेगी। तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने से पहले मैं न्यूमेरिकल बता देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किस तरह का। कई बार बोल देगा इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज 1.34 देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उसने केवल हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, बाकी चीजें वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, बाकी और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें उसने n दिया है 1.34। ठीक है, और पूछ रहा है कि जिस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें हमें वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, कितना होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, सीधा सीधा n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। ठीक है, हमें निकालना क्या, c हमारे पास फिक्स्ड है कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा n इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है 1.34 इज इक्वल्स टू 3 into 10 raised to the power 8 अपॉन v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v तो हमें फाइंड करना है, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 into 10 raised to the power 8 अपॉन 1.34। कैलकुलेट कर दो आंसर आ जाएगा। इसी दो तीन तरह के न्यूमेरिकल यहाँ पर आएंगे। कैसे कैसे, उसने क्या कर दिया स्पीड ऑफ लाइट दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमें पता है कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे मीडियम दे दिया, तो पूछ लेगा कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, पूछ लेगा स्पीड ऑफ लाइट बताओ मीडियम में कितनी होगी। यही दो तरह के न्यूमेरिकल यहां से आ जाते हैं। अब आगे आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वही था। इसका मतलब होता है कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तब हम इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, मान लिया n12 दिया है, इसका मतलब हो जाएगा n1/n2। n12 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इसका मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो ऐसे जैसे कि मान लिया लाइट रे, हम इसका NGW भी निकाल सकते हैं। GW मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हम NGW फाइंड कर सकते हैं। NGW का मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो कितना हो जाएगा Ng/Nw। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है कि जब हमें दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो दोनों को डिवाइड करके हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, जिसका भी वो हमसे पूछ रहा है। लेकिन अगर हमें दोनों मीडियम में वेलोसिटी पता हो, लाइट की स्पीड पता हो, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास मान लिया इफ v1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 is equals to speed of light in second मीडियम। दो चीजें हमें पता है, ठीक है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले n1 निकालेंगे, c अपॉन v1 आ जाएगा, n2 निकालेंगे, c अपॉन v2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, n12 निकालना है। कितना हो जाएगा, n1 अपॉन n2 हो जाएगा ना, c अपॉन v1 अपॉन c अपॉन v2। इतने में तो कभी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अब हमारे पास n12 का एक फॉर्मूला हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, ये रिवर्स होकर के यहां पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा v2 अपॉन v1, ये निकल करके आ जाएगा। तो ये तो कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव, हमारे दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए। अगर वो वेलोसिटी की टर्म में फॉर्मूला पूछ ले कि स्पीड ऑफ लाइट गिवन है दोनों मीडियम में, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कितना होगा, तब ये आएगा, ठीक है। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन था, तब हम कैसे ये वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड कर देंगे। तो ये तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अगर अब हम दूसरे कुछ इस तरह से कर दें, n21, n21 का मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये कितना हो जाएगा n2 अपॉन n1। तो इस चीज का ध्यान रहे, जो टर्म n के बिल्कुल पास होगी वो पहले ऊपर आएगी, और जो n से मतलब इसके बाद में टर्म होगी वो अपॉन में आएगी। तो इसका मतलब इसको रीड कैसे करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसके न्यूमेरिकल भी कुछ इसी तरीके से आ जाता है कि n1 दिया है, n2 दिया है, बताओ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। या किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और पूछ लेगा कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। या स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो सकता है दोनों मीडियम में, और पूछ लिया जाएगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो कितना होगा। तो जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल होंगे वो आगे जैसे भी टर्म आती जाएंगे वैसे वैसे मैं डिस्कस करता जाऊंगा। तो ये था हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पर पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है। अगर पूछ लिया जाए कि कहां रिफ्रैक्शन कम होगा कहां ज्यादा होगा, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पर रिफ्रैक्शन कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव उसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब डेविएशन ज्यादा आएगा। अब आगे मैं डिफाइन करने वाला हूं ये जो रिफ्रैक्शन है थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास है। ग्लास स्लैब सभी जानते हैं कि एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से ट्रांसपेरेंट क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है ग्लास का, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब बोलते हैं। लैब में जब भी लैब में तुम लोग देखोगे कि कैसे क्या इससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, सारी चीजें प्रैक्टिकल के तौर पे हम कराएंगे। तो उससे पहले ग्लास स्लैब से जब लाइट रे जाएगी तो वो लेजर लाइट अगर हम डालेंगे तो जिस एंगल से वो जा रही है यहां नहीं निकलेगी, वो कुछ पहले निकल जाएगी।
तो वही रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होता है वो आगे नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू मैं समझाने जा रहा हूं। तो हमारा अभी टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है, इसको मैंने इसको ये नहीं लेते हैं, ये ए बी सी डी, एबीसीडी जो है ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, कोई भी हमने लिया, हमने इस पॉइंट पर क्या किया, एक इंसिडेंट लाइट रे फॉल कराई, ठीक है। फिर जैसे ही जिस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट रे फॉल हो रही है उस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया 90 डिग्री पर, तो ये जो एंगल हुआ हमारा, ये एंगल हो गया आई, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इस सरफेस के लिए क्या हुआ, ये फर्स्ट सरफेस है, पहले लाइट रे इसमें एंटर करेगी, फिर इसके अंदर ग्लास स्लैब के अंदर मूव करेगी, फिर ग्लास स्लैब से जैसे बाहर निकलेगी तो वो फिर एमर्ज करेगी, ठीक है। तो पहली लाइट रे जो इंसिडेंट लाइट रे इस पर स्ट्राइक हुई तो वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है ना, तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो इसको हमने क्या किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करा दिया। लाइट रे को जाना कहां था, लाइट रे को डॉटेड लाइन जो दिख रही है इस लाइन पर जाना था, लेकिन लाइट रे कहां, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा एंगल आर, ठीक है। ये जो एंगल होगा इतना, ये एंगल आर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए ये इंसिडेंट एंगल था, ये रिफ्रैक्टिव एंगल था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसको बात कर सकते हैं। ये हमने पी लाइन ली, ये ओ लाइन हो गई, ठीक है। ये क्यू पॉइंट ले लिया, ये क्या लिया, क्यू पॉइंट। अब लाइट रे इस ग्लास स्लैब से एमर्ज आउट करेगी ना, एमर्ज आउट का मतलब था कि लाइट रे को इस लाइन पे सीधा जाना था, लेकिन ये लाइट रे क्या करेगी, अपने पाथ से डेविएट होकर के ये इस लाइट रे को यहां जाना था, ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। ये वाला जो एंगल होगा इसको हम जनरली बोल देते हैं आई डैश, इसको क्या बोल देते हैं, आई डैश। मतलब सेकंड सरफेस के लिए ये किस तरह का काम करेगा, सेकंड सरफेस के लिए जो ये वाला एंगल होगा ये इंसिडेंट एंगल होगा, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ई, यानी कि एमर्जेंट एंगल। ये हमें दिखाने पड़ेंगे, ये जो डायग्राम आता है ये पूरा पूरा 2 या 3 मार्क्स में आता है, तो इसमें सारी की सारी नोटेशंस भी हमें दिखानी पड़ेगी। ये P हो गया, ये O हो गया, ये Q हो गया, ये हो गया, इसको कोई भी R पॉइंट ले। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस क्या होगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों जो लाइन होंगी ना, एमर्जेंट लाइट रे और जो इंसिडेंट लाइट रे के सामने हमने सीधी लाइन खींची थी, तो जो ये जो लाइन एमर्ज करेगी ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। क्यों होगी वो अभी मैं जब वेव फ्रंट से इस डायग्राम को समझाऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जो है ये लेटरल शिफ्ट होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये जो लाइट रे थी वो यहां एमर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहां इस पॉइंट पर एमर्ज होती है, इसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। और ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो अब हमें सारे के सारे पॉइंट्स इसमें दिखाने पड़ेंगे कि जो पीओ है ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो ओ क्यू है ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जो हमारे पास क्यू आर है इसको बोलेंगे एमर्जेंट रे, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टी, टी मींस थिकनेस, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, कि कितनी थिकनेस में वो मूवमेंट किया है, किसने, लाइट रे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इसकी नोटेशन भी करना जरूरी है, या तो डायग्राम में ही हम कर दें कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एमर्जेंट रे, ठीक है। एंगल आई इंसिडेंट एंगल, एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल। अब जो ये एंगल आर है ना, वैसे तो ये भी उतना ही हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और ये दोनों भी पैरेलल लाइंस होंगी क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि आई डैश इक्वल्स टू आर। तो जो एंगल आई डैश है वो सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल का काम करेगा, और एंगल ई क्या है, ये एमर्जेंट एंगल है, कि कितने एंगल पर जो लाइट रे है वो एमर्ज आउट करेगी। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, एंगल आई ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ई, एमर्जेंट एंगल के
इक्वल होगा। कई बार इससे रिलेटेड जो एक टेबल बनी हुई आ जाती है, यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ होगा, यहाँ एंगल आई दिया हुआ होगा, यहाँ एंगल आर दिया हुआ होगा, यहाँ एंगल ई दिया हुआ होगा, और इसमें रीडिंग्स फिल कर रखी होगी 1 2 3 30 28 32 35 33 34 40 39 40, और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा रीडिंग का सेट एकदम करेक्ट है, तो कौन सा होगा? थर्ड वाला। क्यों? इस पे ध्यान नहीं देंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे, हम ध्यान देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल होना चाहिए। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब भी हमें यही ध्यान रखना है कि ये जो एंगल इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होना चाहिए इन एवरी कंडीशन। सो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लाइन। अब नेक्स्ट में मैं कराने जा रहा हूं एक इमेज फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। हमारे पास एक ग्लास का कोई जार है, या कोई भी हमने पॉट लिया, पॉट के अंदर हमने कॉइन डाला, कॉइन डालने के बाद उसकी इमेज डेफिनेटली जब हम किसी भी पोर्ट में अगर हम कॉइन डाल देते हैं, उसकी कॉइन डालने के बाद उसमें वाटर फिल कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कॉइन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है, तो वो हमें उसकी एपरेंट इमेज दिखती है, ना कि एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और बनता है, एक्चुअल हाइट अपॉन एपरेंट हाइट, एक्चुअल हाइट अपॉन एपरेंट हाइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर दोनों का रेशियो निकाल दें, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल हाइट है और जितने पर हमें कॉइन दिख रहा है, अगर हम दोनों का रेशियो निकाल दें तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल करके आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी इमेज ऊपर हमें दिखाई देती कैसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इमेज हमें मतलब जो रेज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से चलना स्टार्ट करेगी, तो यहां से हमारी लाइट, कोई भी पर्सन यहां से देख रहा है, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, तो क्या होगा कि यहां से लाइट रेज जब सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर टकराएंगी, तो क्या डेंसर से रेयर में आ रही है? डेफिनेटली आ रही है। तो क्या इनको जाना था यहां टुवर्ड्स द नॉर्मल, ना जाकर के ये क्या होंगी? स्लाइटली अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएंगे। फिर इनको जब हम पीछे ले जाकर के मिलाएंगे ना, तो जहां पर जाकर के ये दोनों मिलेंगी, वहां क्या होगी? कॉइन की इमेज बन जाएगी। इस वजह से हमें कॉइन की इमेज ऊपर दिखाई देती है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। जब भी हम किसी फिशेस वगैरह को वाटर के अंदर अगर हम पकड़ रहे होते हैं, तो हम एक्चुअल फिशेस को नहीं पकड़ रहे हैं, हम उनकी इमेजेस को पकड़ रहे होते हैं। अब लास्ट हमारा इसमें एक टॉपिक बचा है, जो है रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि वेव फ्रंट मैंने बताया, हम एक रेक्टेंगुलर पैरेलल वेव फ्रंट लेंगे। ठीक है, पैरेलल वेव फ्रंट का मतलब लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है, पैरेलल वेव फ्रंट की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इधर। ठीक, नीचे कोई भी हमारा ग्लास स्लैब रखा हुआ, ये हमेशा पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेव फ्रंट था जो मूव करता हुआ आ रहा था। वेव फ्रंट को हमने कुछ इस तरीके से ले लिया है कि ये जो है वेव फ्रंट कुछ इस तरह से आ रहा है। अब कंडीशन क्या है कि वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट किसमें? ग्लास स्लैब में एंटर कर चुका। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट स्लो डाउन हो जाएगा, और ये तो अभी उतनी स्पीड से मूव कर रहा है। अगर ये पार्ट स्लो डाउन हो जाए और वो उतनी स्पीड से चलता रहे, तो क्या ये स्लाइटली इधर बेंड हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। तो पूरा का पूरा वेव फ्रंट अगर हम देखें, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। जाना था इसको यहां, ठीक है, पूरा का पूरा अपने पाथ से डेविएट हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट पहले स्लो डाउन हो गया था, ये वाला पार्ट बाद में स्लो डाउन हुआ। क्योंकि देखो इतना पाथ डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस मतलब ये वाला, जब किसी भी वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट इसको टच कर चुका था, तो अभी जो इसके एडजेसेंट पार्ट था वो अभी एयर में। ठीक, दूसरी चीज, अब इसने पूरा का पूरा पार्ट यहां तक ट्रेवल कर लिया। अब कंडीशन क्या है, ये देखो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट पहले बाहर निकल जाएगा, ये वाला पार्ट देर से बाहर निकलेगा। क्यों? ये वाला पार्ट इस पॉइंट को टच किया, ये बाहर निकल गया, तो ये क्या, ये अब ये वाला पार्ट पहले फास्टर हो जाएगा, ये वाला पार्ट फास्ट हो जाएगा, और ये स्लो मूव कर रहा है, तो पूरा का पूरा वेव फ्रंट इधर इधर की तरफ बेंड हो जाएगा ना। तो कंडीशन क्या है कि पूरा का पूरा वेव फ्रंट
ये ये बैंड हो जाएगा। तो इस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है। वेव रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक वेव ट्रेन, एक कोई वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, जो अगर ऑब्लिकली फॉल हो रहा है किसी भी ग्लास स्लैब पर, तो कंडीशन क्या है कि वो बैंड हो जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि एक पार्ट उसका स्लो डाउन हो गया, दूसरा पार्ट उसका अभी भी उतनी ही स्पीड से मूव कर रहा है। फिर जैसे ही दोनों पार्ट किसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जब तक ये पार्ट इसको टच करेगा ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा किसके अंदर, ग्लास स्लैब के अंदर। वही कंडीशन है, तो ये वाला पार्ट पहले ग्लास स्लैब के एंड तक पहुंचेगा और पहले फास्टर होगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों होती है। लास्ट एक और है कि अगर कोई भी लाइट रे 90 डिग्री पर फॉल होती है किसी भी ग्लास स्लैब पर, तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आता है। क्यों? ये देखो, अगर 90 डिग्री पर हमने कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कराई है तो विदाउट डेविएशन वो सीधी निकल जाएगी। क्यों? नॉर्मल पर फॉल करा रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, जीरो हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब इसमें क्या हो जाएगा। क्यों ये सीधी लाइन आई? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एक टॉपिक अभी रह गया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहला लॉ वही है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का था, क्या कि इफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी तक ये इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया गया था क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पढ़ा था, और यहाँ वही टर्म आ जाएगी, कंडीशन क्या आएगी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन। मतलब ये जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्या, कि ये स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ, स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, मतलब प्रॉपर्टी देखी थी, तो इसलिए उसको क्या कहा गया, स्नेल्स लॉ कहा गया। ठीक, तो दूसरी कंडीशन, ऑब्लिकली अगर कोई भी लाइट रे फॉल हो रही है, अगर वो रेयर से डेंसर में जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर कोई भी लाइट रे, ठीक है, अगर कोई भी लाइट रे 90 डिग्री पर फॉल होती है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आता है। किसकी हेल्प से समझाएंगे इसको, वेव फ्रंट की हेल्प से। वेव फ्रंट आया, दोनों के दोनों पार्ट एक टाइम पे स्लो डाउन हुए, सीधा चला गया, फिर दोनों के दोनों पार्ट एक टाइम पे फास्टर हो गए। इसलिए इस पॉइंट अगर कोई भी लाइट रे 90 डिग्री पर किसी भी ग्लास स्लैब पर फॉल हो रही है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। केवल डेविएशन तभी आएगा जब वो किसी एंगल पर फॉल हो रही होगी। ये था हमारा पूरा रिफ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे अबाउट लेंसेज। ठीक है, तो इतना अच्छे से तैयार कर लेते हैं क्योंकि इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो इतना ही है आज के लिए, थैंक्स।